इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन अपना पक्ष ये रखना चाहूँगी, अगर मुझे मेरे काम के लिए नौकरी से निकाला जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता था ऐसा हो सकता है, मैं रेडी थी इसके लिए कि अगर जाऊँगी और कुछ बड़ा इशू बना तो ये सब कुछ मुझे फेस करना पड़ सकता है। अगर उनको लग रहा है मैंने गलत किया है, मैंने कोई क्राइम किया है, तो डेफिनेटली मुझे इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मेरी जो नीयत है, मैं पहले भी मदद करती रही हूँ लोगों की, आगे भी करती रहूँगी। कोई नौकरी का पट्टा मुझे रोक नहीं सकता है। और ना भूखे तो मैं मरूंगी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। चाय बनाना बेचना मुझे भी आता है और ना भीख मांगना मुझे भी आता है, तो पेट तो मैं कैसे ना कैसे भर लूंगी। नौकरी रहे या नहीं रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नौकरी से। ऐसा कहना वायलेशन आपने किया तो वो मुझे दिखाएं थोड़ा, मैं भी नियम जानना चाहूंगी। क्योंकि मेरे रिक्रूटमेंट जो लेटर है उसमें नहीं लिखा है कि कभी किसी जरूरतमंद की अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप मदद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। स्पष्टीकरण आप देंगे, एक लिखित जवाब देंगी? हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दूंगी। मैं अपना पक्ष जरूर रखूंगी, मैं किस सोच के किन हालातों में वहाँ गई थी और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मुझे जाना पड़ेगा, तो ये मैं कमिट करके आई हूँ। एक बात बोलिए, आप मॉब लिंचिंग की शिकार बनाने की तैयारी की? मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, मुझे बड़ा शौक लगा कि मैं नक्सली कब से हो गई है। मैं इस देश की एक डॉक्टर रेपुटेटेड प्रोफेशन में। अगर आप पावरफुल पद पर हैं तो आपको किसने अधिकार दिया बिना जांच पड़ताल किए आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं? मेरे वर्ड्स बताइए, मैंने कब कहाँ बोला कि भाभी हूँ मैं? पहले मेरे वर्ड्स बताइए, तभी मैं इस पर जवाब दे सकती हूँ। जब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या बोला है तो मैं कैसे बोलूँगी? आप कुछ भी बोलोगे, बकवास करोगे तो मैं हर बात का जवाब। चैनल में लगातार बोला जा रहा था कि हमारे साथ उनकी भाभी मौजूद हैं और आपने उस समय उसको वहाँ विरोध नहीं किया। लगातार ये वीडियो उस समय चले, उस समय सारी चीज़ें सामने चली, जब लाइव चल रहा था सारे चैनलों में सारे लोगों ने देखा, उस समय आपने विरोध नहीं किया कि मैं इनकी भाभी नहीं हूँ, इनकी पड़ोसी हूँ या मैं इनसे मिलने आई हूँ? देखिए, आप भी यहाँ काम कर रहे हैं इतने साल से, कोई चैनल मुझे बात करके, मुझे इंटरेक्ट करके नहीं बोल रहे। अब वहाँ पर हजारों चैनल थे, मुझे नहीं पता कि कौन चैनल क्या टेलीकास्ट कर रहा है। अगर मुझसे पूछ के बोलते कि अब मैडम आप क्या भाभी हैं, तो उसी स्टेटमेंट पे आप बात करिए। कोई चैनल क्या बोल रहा है, ये आपकी समझदारी से प्लीज उस पर रिप्लाई करिए। आप वहाँ क्यों गई थी, आखिर क्या वजह थी, वहाँ क्यों गई थी? मैं वहाँ गई थी केवल इंसानियत के तौर पर, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी कि इस तरह से सिस्टम को इतना पावर किसने दे दिया, कैसे मिल गया कि आप रात के 2:30 बजे बिना परिजनों की अनुमति के डीएम साहब इस तरह से करवा सकते हैं। पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है एक परिवार को पीड़ित करने के लिए। आज हम आज़ाद देश में तो अब आवाज़ तो रखेंगे। और मेरा मकसद था कि कूड़ा कचरा ना समझे, अगर जाति के दौर पर भी देख रहे हैं तो हर जाति समान होनी चाहिए। कूड़ा कचरा नहीं है कि आप कभी भी जो मन करेगा आप कैसी भी चला दोगे। आज भी हम लोगों ने आवाज़ नहीं हटाई। मैं अपनी ज़मीर से बहुत व्यथित थी। पिछले 5 दिन से मैं बहुत 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मैं जबलपुर में थी। 5 दिन से मैं सोई नहीं थी, मैं बिल्कुल भी। रात भर यही चलता रहता था कि क्या करें, किस तरह से सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाए। मुझे लगा कि नहीं यार, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, जाके वहाँ देखना पड़ेगा। और आप घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आप देख लीजिए, मैं कितने पोस्ट डाले, एक दिन में 20-20 पोस्ट डाले। मैंने यहाँ पे कैंडल मार्च अरेंज किए, मैंने लोगों को इकट्ठा किया है कि आप कुछ तो करो। ज्ञापन दिलवाए हम लोगों ने यहाँ पे इतना कोशिश कर, पर मुझे यही समझ में आया 1-2 दिन में कि ज्ञापन देने से, कैंडल मार्च करने से ये लोग इतने संवेदनहीन लोग हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको नहीं मतलब रहता है, ये कूड़ा कचरा समझ रहे हैं। आज भी 21वीं सदी में आज की भी लड़कियों के साथ ये हो रहा है तो बड़ा दुखद है। और पूरा मीडिया एक हो जाता है, गलत को कभी भी गलत नहीं बोलता। तो जैसे कि पीएम साहब ने बोला था आत्मनिर्भर बनिए, तो मुझे लगा मैं मीडिया के भरोसे नहीं बैठूंगी, मैं खुद जाके देखूंगी कि सच्चाई क्या है। मैं 3 तारीख की सुबह मैंने डिसाइड किया। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैं देखता हूँ क्या रूट है, क्योंकि इससे पहले कभी मैं यूपी नहीं गई थी। तो उन्होंने रूट देखा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जब आगरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। मैं आगरा तक पहुँची। फिर वहाँ से रात में मेरे वहाँ रिलेटिव्स हैं, उनको बोला कि मैंने उनको नहीं बताया मैं कहाँ जा रही हूँ कैसे। मैंने कहा मैं आई हूँ आगरा, मुझे कुछ काम है तो आप मुझे रिसीव करने आ जाओ। तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं सुबह हाथरस के लिए बस पकड़ी और फिर मैं बस से गई। तो ये करीब 4 तारीख को मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस। 11:20 पे मैं वहाँ पर चंपा कोतवाली पर मैं वहाँ थी। ठीक है, वहाँ से फिर मैं पता करते करते कि लोग मुझे बहुत सारी पुलिस दिखी। मैंने कुछ है भी मेरे पास रिकॉर्डिंग, तो मैंने कहा जहाँ भीड़ जा रही होगी, जहाँ लोग जा रहे होंगे, शायद मुझे घर मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं उनका साथ में चलती रही। कितने दिन रुकी? और मैं 4 तारीख को रुकी, 5 तारीख को रुकी। 6 तारीख के 2 बजे के आसपास थोड़ा सा माहौल ये था कि भाभी थोड़ा टेंस हो रही थी और भाभी की सिस्टर टेंस हो रही थी कि दीदी आपके आने से ना इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर दीदी अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत अर्जेंटली आई थी, मैं कुछ भी सामान नहीं लाई थी। मैं 3 दिन से एक ही सूट पहन के वहाँ
घूम रही थी। तो मैंने कहा मेरा भी 10 साल का बेटा है, नहीं तो वो भी बहुत परेशान हो रहा है, तो ठीक है मैंने कहा मैं निकल जाती हूँ। फिर सेम डे मेरे हस्बैंड ने मुझे, क्योंकि इससे पहले मेरे रिटर्न का था 5 तारीख का रिटर्न का था, मुझे पता था कि 4 को तो मैं नहीं निकल पाऊंगी, मैंने 5 तारीख का कैंसिल करवाया, मतलब हुआ नहीं टिकट कैंसिल, लेकिन फिर 6 तारीख को दोबारा मेरे हस्बैंड ने टिकट करवाया, फिर मैं वहाँ से फिर निकल आई थी मैं 6 तारीख को। आप तमाम जितने आरोप हैं सब बेबुनियाद हैं, ये आपका ये स्पष्ट रूप से ये कहना है। बिल्कुल। और आपको कॉल रिकॉर्ड भी किए जा रहे थे ये भी? हाँ, ये मुझे आशंका हुई थी, मैंने अभी किसी चैनल को मैंने बताया कि मेरे एक परिचित का जो जबलपुर में है, उनका मिस कॉल पड़े थे 5 तारीख की डेट में शाम के, तो उन मिस कॉल को मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि पूछती हूँ क्या अर्जेंट काम, तो 6 तारीख की 9 बजे मैंने उनको बैक कॉल किया, तब उन्होंने बोला, अजीब सा बिहेव किया, हाँ बोलिए, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर राजकुमारी बोल रही हूँ, आपने पहचाना नहीं, तो वो एकदम से सरप्राइज हो गए कि मैडम आप उज्बेकिस्तान कैसे चली गई। मैंने कहा मैं उज्बेकिस्तान में नहीं हूँ, मैं हाथरस में आई हुई हूँ। अरे मैडम आपका फ़ोन ऐसे हो रहा है, ऐसे शो हो रहा है, तो मैंने कहा आप बताइए आप मुझे कितने समय से जानते हो। मैडम अपन 2-3 साल से तो जानते हैं अपन। तो फिर मैंने बताई कि उज्बेकिस्तान में यानी कि टेम्परिंग हो रही है मेरे फ़ोन के साथ। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने उसके बाद कल ही साइबर सेल में कंप्लेंट की है, कंप्लेन की कॉपी है आपके पास, स्क्रीनशॉट भी रखा है कि मेरा फ़ोन किस तरह से उज्बेकिस्तान से कनेक्ट कर रहे थे। मेरे पास सेल रिकॉर्डिंग भी करी है, जिनके साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ, मैंने बताया उनको कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आगे अगर कुछ भी मेरे साथ गलत कनेक्शन जोड़ते हैं तो मैं आगे आके बिल्कुल क्लियर करूंगी इस बात को। बिल्कुल तैयार हूँ मैं, और जो वो जिसके लिए वो साबित करें, और मैं भी साबित करने के लिए रेडी हूँ। क्या भड़काने का आरोप है? किस तरह से भड़काने का? कि आपने परिवार को भड़काया? किस तरह से भड़काना तो कोई भी बोल सकता है। मैं बोल रही हूँ आप मुझे भड़का रहे हो, किस तरह से भड़काने का? अब किस तरीके से देखती हैं पूरे मामले को? पहले जो मामला बताया जा रहा था, अब कई नए एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं, कई सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, तो अब किस तरीके से देखती हैं पूरे मामले को? देखिए 6 तारीख तक मैं वहाँ पर थी, तो 6 तारीख तक का माहौल मुझे पता है, और मैं परिवार की सदस्य हूँ, मैं कमिट करके आई हूँ कि मेरा ज़िंदगी भर का रिश्ता है, जब बुलाएंगे मैं जाऊँ। तो परिवार की बिना सहमति के मैं परिवार की आंतरिक बातें 1% भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। ठीक है, जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो जो बातें मुझसे रिलेटेड है केवल वही पूछे, परिवार की एक बात मैं इधर नहीं बोल सकती हूँ। आपसे परिवार की बात नहीं पूछ रहे, आपसे ये पूछ रहे कि अब आप मीडिया में देख रहे होंगे लगातार, अब बहुत सारी चीजें निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे एंगल निकल के आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? आरोप लग रहे हैं जी। तो इसके लिए मैं कैसे बोल सकती हूँ? दूसरी बात, हाँ ये एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब पूरे देश को पता होनी चाहिए। मेरे वहाँ पहुँचने से, मैं एक आम इंसान हूँ, आप सब देख सकते हैं, मेरे डिपार्टमेंट जाके चेक करिए, मेरा रिकॉर्ड देखिए प्रेजेंट का। आज भी मेरा लेक्चर था 11 से 12, मैं कोई फ़ोन नहीं ले रही थी, क्योंकि मैंने बोल के रखा था मंगलेश जी को कि मेरा भी कोई फ़ोन नहीं आना चाहिए 12 से पहले, मैं लेक्चर में बिजी हूँ। ठीक है, जब मैं जहाँ होती हूँ वो पूरा काम मैं पूरे डेडिकेशन से करती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि मेरे वहाँ पहुँचने से सिस्टम में इतनी खलबली मच गई, पूरे IPS, पूरे बड़े बड़े अधिकारी 10 बार मेरा आधार कार्ड की फ़ोटो खींच रहे हैं, 10 बार मेरा ID मांग रहे हैं, 10 बार मेरे से वो नंबर मांग रहे हैं, 10 बार आप पूछ रहे हैं आप कहाँ रहती हैं, आप कब से कहाँ पर है, पूरी 1000 इंक्वायरी हो चुकी है। मुझे यकीन है कि मेरे डिपार्टमेंट भी आए होंगे, कॉलेज भी आए होंगे, मेरे घर पे भी इंक्वायरी की होगी इन लोगों ने। अब कनेक्ट कर रहे हैं, नक्सलाइट तो पहले साबित करिए, फिर मैं अपना पक्ष रखूंगी। मैडम आपने क्या पाया वहाँ जाके, क्योंकि अभी बहुत सारे एंगल ये सामने आ रहे हैं कि कोई परिवार पर ही निशाने पर ले रहे हैं। आप मुझे स्टोरी पूछिए कि परिजनों ने क्या बोला इसके बारे में। लौट के मैंने अपनी खुद की क्लिपिंग बनाई थी, वो भी मैंने पूरी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, सब जगह सर्कुलेट की थी कि लोगों को पता होना चाहिए कि मैं खुद सच्चाई देख कर आई हूँ कि क्या चल रहा है माहौल वहाँ पे। तो आप मुझसे स्टोरी पूछिए कि क्या हुआ था, वो बता सकती हूँ। सामने वाला क्या एविडेंस कब क्रिएट कर रहा है, क्या प्लॉट कर रहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, परिवार जिम्मेदार नहीं है। अब आगे ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, मैं देश की बेटी होने के नाते मैं अनाउंस कर रही हूँ, जब भी मुझे वो परिवार बुलाएगा आप मुझे वहाँ पाओगे। ठीक है, आरोप ये लग रहे हैं कि भाभी बनके आपने बयान दिए हैं। तो मैंने वही बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, इनको बोला जो आरोप लगा रहा है वो बताइए कि मेरे वर्ड कब थे, मैंने कब बोला कि मैं भाभी हूँ, मेरे वर्ड बताइए। लगाने को तो कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है, अगर मैं अभी कुछ भी आरोप लगाऊं सिस्टम पर, सरकार पर, तो क्या करोगे फिर आप? फॉरेंसिक एविडेंस आप देख पाई? आपने कहा मैंने केवल एक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट में देख पाई थी, वो भी मेरे पास, उनके पास कोई भी पेपर नहीं थे परिवार के पास, वो मेरे पास सोशल मीडिया में किसी के थ्रू आई थी, उन्होंने बोला था कि मैडम ये देख लीजिए, तो उसमें मैंने देखा था वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना चाह रही थी, वो मुझे नहीं मिली। मेडिकल ट्रीटमेंट सीट देखना चाह रही थी, वो मुझे नहीं मिली। और सफदरजंग में क्या वो हुई थी, सफदरगंज में क्या क्या वो ट्रीटमेंट मिला, वो मुझे नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला, और मुझे डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला मुझे। मैनिपुलेशन लगता है आपको? आप बताइए, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि लड़ाई तो हम लड़ेंगे। ये मत सोचिए कि परिवार इतना सीधा है, अनपढ़ है, ना समझ है, और या इनके समाज में कोई नहीं आएगा इनके सपोर्ट में, तो गलत फहमी में रह रहे हैं। सिस्टम को माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनको पूरे देश की बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। आप कम से कम आरोपियों के समर्थन में तो मत रहिए। SIT आपको ढूंढ रही है, इसके पीछे क्या मंशा लगती है? मुझे क्या बताइए, SIT से पूछिए।